तो मामला सारा यहां फंस गया कि आखिर अशोक को क्या आवश्यकता पड़ गई, है ना। अशोक को क्या आवश्यकता पड़ गई कि भारत में एक नवीन धर्म को लाया जाए, है ना, जिसको उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उसका नाम रखा धम्म, है ना, धम्म रखा। इंग्लिश में आप धर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, धर्म। तो व्हाई, क्वेश्चन है व्हाई अशोक, है ना, ब्रॉट दिस फिलॉसफी ऑफ द न्यू रिलीजन। क्यों एक नए धर्म का विचार या दर्शन अशोक के मन में आया और अशोक ने अंतगतवा इसको स्टैब्लिश भी कर दिया। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जरा अच्छा 1 मिनट जरा सा देखते हैं कि अशोक का समय में जो मौर्यन एम्पायर है, जो मौर्य साम्राज्य है, वो आखिर कहाँ पर है, कितने बड़े क्षेत्र में। जरा इसको एक बार रफली देखने की कोशिश करते हैं, एक रफ इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे मैं बहुत अच्छा मैप नहीं बनाता हूं, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए, जब भी आप देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर में आपको पता चलेगा, थोड़ा सा इसको और आप आगे कर सकते हैं, ठीक है, तो पता चलेगा कि अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। अफगानिस्तान का बहुत बड़ा पार्ट है, लगभग होल अफगानिस्तान पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश भी है और इंडिया तो है ही। यहां पर याद रखेंगे नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ना, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के राज्य माना जाता है, मैक्सिमम पार्ट नहीं था, ठीक है, खासकर स्टेट वाला जो पार्ट नहीं था, असम का थोड़ा बहुत क्षेत्र था, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे में देखेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि यहां पर स्वतंत्र राज्य थे। अशोक के द्वितीय अभिलेख में, सेकेंड जो मेजर रॉक एडिक्ट है, द्वितीय बृहद शिलालेख में आपको पता चलेगा कि अशोक ने, है ना, कुछ राज्यों के, दक्षिण के राज्यों का नाम लिया है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, तो अब जरा देखते हैं कि यहां पर कुछ अलग स्टेट है, जैसे कि, है ना, चेर, चोर, पांड्या, सतीपुत्र, है ना, और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका। अशोक ने अपने अभिलेखों में दक्षिण के 5 राज्यों का यानी 5 देशों का नाम रखा। तो इसको छोड़ दिया जाए, यानी लगभग मैसूर तक तो है ही, है ना, मैसूर तक तो अशोक का शासन है ही, उससे नीचे छोड़ दिया जाए तो यहां से लेकर यहां तक अब आप देख सकते हैं कितना ब्रॉड एम्पायर है ना। एक ब्रॉड एम्पायर कहा जाए तो एक, है ना, बृहद साम्राज्य, एक बृहद साम्राज्य है, एक ब्रॉड एम्पायर है, ठीक है। अब यही ब्रॉड एम्पायर छुपा हुआ है अशोक के धम्म की पॉलिसी, क्योंकि अशोक से पहले ऑलमोस्ट जितने भी टेरिटोरी अशोक, ये मौर्यन एम्पायर का आप देख रहे हैं, लगभग सभी अशोक के आने से पहले मौर्यंस का पार्ट बन चुके हैं। समुद्रगुप्त ने लगभग अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया को जीता ही, बिंदुसार ने भी कई क्षेत्रों को जीता। अशोक को आपको पता होगा कि अशोक के, है ना, 8वें वर्ष में अशोक ने 8th ईयर जब उसका सेरेमनी हुआ था, द क्राउन सेरेमनी के 8th ईयर यानी कि अपने शासन के 8वें वर्ष उसने कलिंग युद्ध किया। एकमात्र युद्ध आपको पता चलेगा, उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। कलिंग मतलब उड़ीसा। तो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया गया है। कुछ बहुत बड़ा एम्पायर तो अशोक से पहले ही है और अशोक ने उसमें ऐड क्या किया, कलिंग। तो जब इतना बड़ा एम्पायर हो गया, इतनी बड़ी एम्पायर हो गया, तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, अपने पीक पर, अपने जिनिथ पर। द एम्पायर वॉज टोटली, है ना, गॉन अपॉन टू इट्स पीक। अब इससे ऊपर संभव नहीं था। उस उतने बड़े रिसोर्सेस में, उस काल में जो रिसोर्सेस थे, जो संसाधन थे, उसके हिसाब से देखा जाए तो साम्राज्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, अपने पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है। अब जरूरत इस बात की थी कि उस साम्राज्य, जितने बड़े साम्राज्य का उसने निर्माण किया है, उस साम्राज्य को बना कर रखो। देखिए सर, बुलंदी पर चढ़ना, एक संगीत भी है, एक गाना भी है कि बुलंदियों पर चढ़ना अलग बात है, लेकिन बुलंदियों पर बने रहना
ये दूसरी बात है। साम्राज्य निर्माण आपने कर दिया, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया गया है। अब इसको कंसोलिडेट करके रखना है, इसको बना कर रखना है, इसको मेंटेन करके रखना है। और इसी रीजन से इंस्पायर्ड था धर्म, क्योंकि धर्म इस नेसेसिटी को, इस आवश्यकता को पूर्ण कर रहा था कि साम्राज्य बना रहे, टूटे नहीं। देखते हैं कैसे। अब मैं इसको जरा हटा रहा हूं, आप देख लिए कि एक तरह से। अब देखिए यहां पर जैसे कि देखिए अशोक के समय क्या हुआ, साम्राज्य है ना, साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है ना। साम्राज्य एक तरह से कहा जाए एम्पायर अपने पीक को प्राप्त कर चुका है, अचीव कर चुका है। अब इतना बड़ा साम्राज्य, यानी कहां से, दक्षिण भारत से लेकर कश्मीर और उधर बांग्लादेश से लेकर के अब है ना अफगानिस्तान तक, इतने बड़े साम्राज्य में अब क्या होगा जरा समझिए। इतने बड़े साम्राज्य में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय होंगे, है ना, सेक्ट, विभिन्न है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्ट होगा, कई प्रकार के है ना समूह होंगे, कई प्रकार के समूह है ना, कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के संप्रदाय समूह होंगे, है ना। फिर कई विचारधारा के लोग होंगे, कई विचारधारा के लोग होंगे, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग होंगे इसमें। फिर देखें कई सारे एसटी ग्रुप भी होंगे, जनजातीय क्षेत्र के लोग होंगे। तो साम्राज्य में क्या हुआ है, और है ना बहुत सारी विविधता आ चुकी है ना, विविधता आ चुकी है, डाइवर्सिटी आ चुकी है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है ना। विभिन्न प्रकार के संप्रदाय समूह, कई विचारधारा के लोग इतने बड़े साम्राज्य में आ चुके हैं। अब क्या हुआ है इसके बाद, इससे क्या हो सकता है। अब देखिए सर, उस समय कोई ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल है, प्रिंट मीडिया है कि हमने कुछ बोला और सब कुछ मान लिया गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसको सब कोई माने, ये मुमकिन नहीं है। तो जब इतना बड़ा साम्राज्य बन गया तो इससे क्या हो सकता है, इस और जिसमें इतने तरीके के लोग, इतने तरह के विचारधाराओं के लोग, संप्रदाय के लोग जब आ जाएंगे, इससे क्या होगा, इससे सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होने की आशंका है। यानी इससे क्या हो सकता था, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्या हो सकता था, एक आशंका जनरेट हुआ कि सामाजिक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। और यदि सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होगा तो यह क्या होगा, यह साम्राज्य यानी एम्पायर को तोड़ सकता था, या उसका डाउनफॉल कर सकता था, उसका पतन कर सकता था। ये सामाजिक संघर्ष क्या कर सकते थे, यदि सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें इतने बड़े साम्राज्य में, तो उससे क्या हो सकता है, उससे साम्राज्य टूट सकता था, उससे साम्राज्य का पतन हो सकता था। ठीक है, तो इससे एक नेसेसिटी जनरेट हो गया। क्या हो गया, एक नेसेसिटी जनरेट हुआ, एक आवश्यकता उपजी। आवश्यकता क्या उपजी, आवश्यकता यह उपजी कि सामाजिक समन्वय को स्थापित किया जाए, है ना, सोशल कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश किया जाए, सभी के बीच में सामाजिक समन्वय लाया जाए, संघर्ष के हर बिंदुओं को समाप्त किया जाए, एक जैसा विचारधारा, एक जैसी आइडियोलॉजी, एक जैसे आचार विचार को क्या किया जाए, साम्राज्य में प्रवेल किया जाए, ताकि सबके सोच एक जैसा हो जाए। और यही सामाजिक समन्वय को लाने के लिए क्या किया गया, एट लास्ट इसी की पूर्ति कर रहा था नया धर्म, जिसको अशोक ने धम्म कहा। यानी यहां से आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया यह बात कि जो धम्म था, धम्म को लाने का मूल मकसद
धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में जहां विविधताएं इतनी ज्यादा थी, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी, उससे क्या हो सकता था, सामाजिक समन्वय, ताना बाना टूट सकता था। और इसको जरूरी था कि कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखा जाए, और इसकी पूर्ति कौन करता था, धर्म करता था। कैसे धर्म करता है तो जरा देखिए कैसे करता है, जरा समझिए। देखिए जो नया धर्म आया उसको देखिए कैसे, क्यों, कैसे पूरा कर रहा है, जरा देख लीजिए। जैसे धर्म बेसिकली क्या है, अशोक के द्वारा जो लाया गया नया धर्म, जिसको आपने धर्म कहा, वो क्या था, एक तरह से सामाजिक अनुशासन था। धर्म एक धर्म से ज्यादा एक सोशल डिसिप्लिन था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, यहां धर्म की जगह संप्रदाय भी कह सकते हैं, सभी संप्रदाय का सम्मान किया जाए, ये बात इसमें थी। दूसरा पॉइंट क्या था, जैसे इसमें था सहिष्णुता की नीति की बात की गई, है ना, टॉलरेंस की बात की गई कि सब में टॉलरेंस आए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, सह अस्तित्व, सह अस्तित्व की भावना को इसमें प्रमुख रूप से उजारा गया, बताया गया कि सह अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस की थ्योरी पर बेस्ड था। क्या, धर्म। को एग्जिस्टेंस का मतलब, सह अस्तित्व का मतलब कि हम भी रहें और तुम भी रहो, हमारे कारण तुम्हें कोई खतरा नहीं और तुम्हारे कारण मुझे कोई खतरा नहीं, इसी को बोलते हैं सह अस्तित्व की भावना। तो ये सब था। फिर अगले देखिए, आगे देखिएगा तो इसमें आपको अहिंसा नजर आएगी। क्या है, अहिंसा की बात की गई। फिर इसमें कहा गया अगला पॉइंट, गुरुओं का आदर करो, है ना, गुरुओं का, पिता का, है ना, माता का, सबका आदर की बात की गई, आदर की बात की गई, ठीक है। तो इससे क्या दिख रहा है, ये सब क्या कर सकता है, ये सब उन सारे बिंदुओं को, उन सारे तत्वों को समाप्त कर सकता है जिससे सामाजिक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। ये सब चीजें, है ना, रिलीजियस टॉलरेंस की बातें की जाए या कोएग्जिस्टेंस की बातें की जाए, नॉन वायलेंस की बात की जाए, रिस्पेक्ट टू गुरु, फादर, मदर एक्सेट्रा, है ना, इससे क्या हो सकता है, द एलिमेंट ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता था या खत्म किया जा सकता है। जैसे कुछ और एक पॉइंट जैसे देखिए, जैसे युद्ध बंदियों और दासों के साथ उचित व्यवहार की बात की गई। इसी से संबंधित एक और बातें की गई इसमें, है ना, और कुछ बातें की गई जैसे स्वामी और दास के बीच अच्छे संबंध की बात की गई। तो ये सब क्या है, ये सब क्या बताता है? आपको नहीं लगता है कि ये धर्म से ज्यादा सामाजिक डिसिप्लिन को बताता है, सामाजिक अनुशासन को बताता है? और इसके बेस पर क्या करेगा अशोक? समाज में जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय आ गए हैं जो बृहद साम्राज्य को तोड़ सकते हैं, जो विचारधारा, कई प्रकार की आइडियोलॉजी जिससे संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, संघर्ष के, कॉन्फ्लिक्ट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को, ईच एंड एवरी तत्व को वो समाप्त करना चाहता है। किससे? धर्म के द्वारा। तो बेसिकली कहा जाए, और बहुत सारी बातें धर्म में एक बार और बातें की गई थी। धर्म में कुछ राजनीतिक बातें भी थी, जैसे कि राजा को, है ना, राजा को पिता के समान होना चाहिए। यहां पर यह मत समझिए कि राजा को बाप होना चाहिए, ना 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 ना। पिता का मतलब होता है उत्तरदायित्व, उत्तरदायी शासन की बात की गई। पिता का कर्तव्य होता है कि अपने सभी पुत्रों को एक समान समझे और सभी पुत्रों के विकास में उसका योगदान बराबरी का होना चाहिए। यही तो पिता है। और अशोक ने क्या किया, यहां पर अपने आप को इस धर्म के मुताबिक क्या किया, अपने आप को पिता तुल्य क्रिएट कर दिया।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि धम्म का मोटो, अशोक के धम्म का मोटो ये नहीं था। अशोक ने यदि युद्ध छोड़ दिया, यदि युद्ध का परित्याग कर दिया, यदि यहां पर मैं पूछूं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया है ना, युद्ध के विचार को अबैंडन कर दिया, तो उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि साम्राज्य जो है वो अपने पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है, अब उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए अशोक ने युद्ध की नीति को त्यागा था, और इसलिए अशोक ने उसके बाद क्या किया, पहले तो बौद्ध धर्म को थोड़ा देर के लिए माना, और बौद्ध धर्म से भी जब उसको लगा कि बौद्ध धर्म भी इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है, मेरे एम्पायर को जो जरूरत है, जो नेसेसिटी है मेरे साम्राज्य को बनाए रखने में, उसकी मांग को मेरा बौद्ध धर्म पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या किया, तुरंत एक नया धर्म को भारत में इंपोज किया। तो यहां पर इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि इसका मोटो क्या था, है ना, यानी कि धर्म से ज्यादा क्या था, एक सामाजिक अनुशासन था। ठीक है, अब एक बात इसमें थोड़ा देर के लिए एक चीज और भी समझिए, वो यह है, जरा देखिए, कई इतिहासकार हैं वो यह बोलते हैं, और आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि बेसिकली द न्यू रिलीजन एस्टैब्लिश्ड बाय द अशोका वाज ओनली द न्यू वर्जन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी अशोक के द्वारा स्थापित किया गया जो धर्म था, नया धर्म, वह केवल बौद्ध धर्म का एक नया संस्करण था। ठीक, कुछ नहीं था, कुछ नया नहीं था, जितनी बातें बौद्ध धर्म में कही गई सभी बातें इसमें थी। इसमें भी कास्टिज्म को खत्म करने की बात की गई, इसमें भी वर्ण सभी को आदर किया जाए, है ना, चाहे जो भी हो, इसमें भी था और उसमें भी था। तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि क्या अशोक का धर्म एक नया धर्म था, या बौद्ध धर्म ही था जिसको अशोक ने सिर्फ अपना एक नाम दे दिया, है ना। तो यहां पर एक बात समझना होगा, जब आप इसका आंसर राइटिंग करें तो फर्स्ट पैरा में जरूर लिखें इस बात को, फर्स्ट पैरा में यह लिखें, फर्स्ट पैरा में लिखें कि हां, है ना, हां, बहुत सी विशेषताएं धम्म की बौद्ध धर्म से मिलती है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बेसिकली है ये, है ना, मिलती है। जैसे में कुछ आप दे दीजिए, कुछ बातें बता दीजिए, क्या क्या बातें बता सकते हैं, जैसे कि सभी धर्मों का आदर, अहिंसा की बातें, है ना, भारत में कोई भी ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं, ये सब बातें आप जितना भी चीजें वो आप लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, दूसरा पैराग्राफ क्या लिख सकते हैं आप, तो दूसरा पैराग्राफ लिखिए कि दूसरा पैराग्राफ में इसको कट करेंगे, यानी पहला पैराग्राफ में क्या करेंगे आप, प्रूव करेंगे, और दूसरा पैराग्राफ में इसको कट करेंगे, और कट करने में बाकायदा लिखेंगे कि इसमें लेकिन, है ना, बट, इसमें कई विशेषताएं एक नवीन विचार को बताती है, जो बौद्ध धर्म से अलग था। अब इसमें आपको जैसे करके लिखना पड़ेगा, है ना, लेकिन हम प्रूव करके नहीं आ सकते हैं। प्रूव कर देंगे तो फिर अशोक फिर ग्रेट कैसे हो गया, कुछ नया था तभी तो, है ना, अशोक ने भारत में जो कार्य किए वो इतने बड़े ब्रॉड लेवल पर इतने सक्सेसफुल रहे हैं, तभी तो उसको एक महान शासक के रूप में कहा जाता है। हम अशोक के ऊपर में ऐसे क्वेश्चंस में बच करके रहेंगे। हाँ, महात्मा बुद्ध भी ग्रेट है, लेकिन यहां पर अशोक की बात हो रही है, तो निसंदेह हमने पहले भाग में प्रूव कर दिया कि हाँ, बहुत सारी बातें, विशेषताएं दोनों की समान है। फिर सेकंड में बताइए कि नहीं, कुछ नवीन है, जैसे बौद्ध धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रजा के बारे में, राजा के बारे में, राजा को डिक्टेशन दिया जाए, ऐसी कोई बातें बौद्ध धर्म में लिखी भी नहीं है, यहां पर है। बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, यहां पर अहिंसा की उतनी ज्यादा बल नहीं दिया गया है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट, बौद्ध धर्म में कहीं पर भी फेस्टिव गैदरिंग की बातें नहीं की गई है, पार्टी वार्टी को बैंड कर देना, यहाँ पर बातें की गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ नवीन बातें ऐसी भी हैं, आप जैसे से पढ़ेंगे, क्लास आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा इसी क्लास में कि क्या क्या नवीन बातें थी। यहाँ मैं सिर्फ एक आंसर के रूप में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करना है। फर्स्ट में प्रूव कीजिए, सेकेंड में इसको कट कीजिए और लिखिए कुछ चीज़ें नई थी, लेकिन यही यदि छोड़ देंगे तब भी प्रॉब्लम है। इसका एक तीसरा भाग अवश्य बनाएं, इस आंसर का थर्ड पार्ट अवश्य बनाएं। थर्ड पार्ट, इस आंसर का थर्ड पार्ट यह होगा कि यदि अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था भी तो इसको इस रूप में समझना है। इफ द इंपैक्ट ऑफ बुद्ध रिलीजन वाज ऑन अशोका, तो इसको क्या, इसको इस अनदर फॉर्म में भी समझना होगा या इस फॉर्म में समझना होगा। कैसे समझना होगा? पहला पॉइंट कि अशोक जिस समय राजा बना उस समय का वातावरण कैसा है ना, वातावरण, इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट ऐसा है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य संप्रदाय है ना, बहुत सारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे बहुत ही प्रगतिशील धर्म समाज को प्रगतिशील बना रहे थे। ये सब उस समय के व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार कर रहे थे, जो इविल प्रैक्टिसेस थी सोसाइटी पर, उस पर प्रहार कर रहे थे। तो अशोक पर यदि बौद्ध धर्म का थोड़ा प्रभाव दिखता है तो उसको इस आधार पर समझना है। कैसे समझना है कि उस समय का वातावरण कैसा था? प्रगतिशील धर्मों का वातावरण था। तो प्रगतिशील धर्मों का वातावरण था, तो क्या इसका प्रभाव यानी इंपैक्ट अशोक जैसे प्रगतिशील शासक पर पड़ना स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। अब देखिए, ये धर्म समाज को प्रगतिशील बना रहे थे। ये धर्म एक तरह से आंदोलन के रूप में थे जो समाज को बदल रहे थे, समाज को प्रगतिशील रूप दे रहे थे। अशोक उसी समय का व्यक्ति है और अशोक स्वयं भी एक प्रगतिशील शासक है। तो क्या अशोक पर यदि कोई प्रगतिशील विचारधारा उस समय है और एक शासक जो स्वयं में प्रगतिशील है, जिसका पूरा कैरेक्टर, पूरा व्यक्तित्व प्रगतिशील शासक का है, तो क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? स्वाभाविक था कि उस पर प्रभाव पड़ेगा। और वैसे भी अशोक कुछ समय के लिए क्या था? बौद्ध धर्म को भी माना था। तो इस रूप में आपको समझना होगा कि अशोक के धर्म में यदि बौद्ध धर्म की झलक दिखती भी है तो वो इस कारण से दिखती है, क्यों? क्योंकि उस समय का वातावरण क्या था? प्रगतिशील धर्मों के विकास का वातावरण था। और अशोक स्वयं भी क्या था? एक प्रोग्रेसिव रूलर था, तो उसका इंपैक्ट पड़ना यूजुअल था, स्वाभाविक था, ठीक है। और अशोक टू भी जो था, अशोक टू ऑल्सो वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन फॉर दिस सम टाइम। अशोक ने कुछ समय तक बौद्ध धर्म को भी माना, ठीक है। उसके बाद तो उसने नए धर्म को भी अपना लिया, ठीक है। तो यदि ऐसा प्रश्न आए तो इसको इस ढंग से डालना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले चीज पर, ठीक है। देखिए